चलो, कृषि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं हैं उनमें अभी तक हमने कृषि उत्पादकता, उसके बाद में फसल प्रतिरूप, उसके अलावा फसल संयोजन, क्रॉप कॉम्बिनेशन, इनके बारे में देखा है। कुछ एक और कंसेप्ट हैं जिनकी गणना बहुत विस्तृत नहीं है, केवल एक सामान्य सा उनकी आपको जानकारी है तो भी पर्याप्त है, और उनके बेसिक इंट्रोडक्शन से ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये क्या होता है। तो इस स्थिति में एक अगला कंसेप्ट है, वो है फसल गहनता या क्रॉप इंटेंसिटी। फसल गहनता का मतलब क्या है? सीधा अर्थ हम देखें तो इसका मतलब यह है कि कोई भी जो एरिया है, कृषित क्षेत्र है, वो कितनी बार बोया गया है। उस एरिया पर अगर एक से ज्यादा बार आपने फसल ली है एक साल में, तो इसका मतलब उसकी गहनता ज्यादा है। और यदि आपने एक बार ही ली है तो जितनी उसकी कैपेसिटी थी आपने उसका उतना ही प्रयोग किया है। गहनता का मतलब है जितना एरिया था, या जितनी गहनता कह दो या सघनता कह दो, इंटेंसिटी कह दो, तीव्रता कह दो, तो जितनी उसकी कैपेसिटी थी उसका आप अधिकतम उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा आपने उससे प्रोडक्शन लेना चाहा, तो यही गहनता है। हम पहले बात कर रहे थे कृषि गहनता, या गहन कृषि, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर कौन सी थी? जिसमें किसी इकाई से, भूमि की किसी इकाई से आपने अधिक से अधिक उत्पादन लेने की कोशिश की, तो उसको हमने कह दिया कौन सी? गहन कृषि। अब ये गहन कृषि हमने की कैसे? हमने गहन कृषि की अधिक सिंचाई, अधिक उर्वरकों का प्रयोग करते हुए, अच्छा बीज लेते हुए, कीटनाशक, इन सब का प्रयोग करते हुए, यानी हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर पर हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा लिया, तो उसको तो हमने कह दिया गहन कृषि। लेकिन फसलों की गहनता क्या है? तो आपने किसी एरिया पर, मान लीजिए खरीफ की फसल में, खरीफ के टाइम में एक फसल की बुआई कर ली, और उसी पूरे खेत को आपने रबी में एक बार फिर से एक फसल के अंतर्गत बो दिया। मान लीजिए आपके पास 10 हेक्टेयर जमीन थी, उसको आपने खरीफ के मौसम में पूरे में उसमें बुआई कर दी, और रबी में भी उसमें पूरे एरिया पर बुआई कर दी। तो ऐसी स्थिति में जो एरिया था उस पर कृषित क्षेत्र कितना हो गया? जितना एरिया है उसका जस्ट डबल हो गया। इसका मतलब उसकी गहनता ज्यादा है। यदि आपने उसको एक बार ही पूरा प्रयोग किया तो उसकी गहनता क्या है? उसमें जितनी कैपेसिटी थी आपने केवल उसी क्षेत्र को एक ही बार प्रयोग में लिया। इसका मतलब उसमें फसलों की दृष्टि से आपने गहनता नहीं विकसित की है। मान लीजिए आपने पहली फसल के दौरान उस पूरे एरिया पर फसलें बुआई कर दी, लेकिन दूसरी सीजन में आपने उसमें आधे भाग पर ही बुआई की और आधे भाग को छोड़ दिया। तो ये गहनता तो है, लेकिन ये जितनी उसकी क्षमता है उसका 1.5 गुना है। यदि आप पूरे पर बो देते तो वो 2 गुना हो जाती। यदि आप 20% भाग पर बो देते तो वो 1 से ऊपर जो 0.2 है इतनी हो जाती। तो सीधा सीधा फसल गहनता का मतलब है किसी भी क्षेत्र को एक से अधिक बार कृषित किए जाने से। टोटल जो एरिया है उसको हम भूमि की इकाई के रूप में देखें तो आपको उसको एक वर्ष में गिनना एक बार ही है कि आपकी जोत का साइज क्या है। फसल आपने कितनी बार की है? तो फसली क्षेत्र वास्तविक क्षेत्र से ज्यादा हो सकता है। फसली क्षेत्र वास्तविक क्षेत्र से ज्यादा उसी सूरत में होगा जब आपने एक ही एरिया को एक वर्ष में एक से अधिक बार बोया हो। और फसली क्षेत्र वास्तविक क्षेत्र से कम किसी भी कंडीशन में हो सकता है। आपका जो वास्तविक क्षेत्र है उस पर पूरे पर बुआई मत करो, आधे भाग को बोल लिया, तो हमने कहा हमारा फसली क्षेत्र कितना है? जितना था उसका 1/2 ही है।
तो ऐसी स्थिति में वो गहनता नहीं है। यदि कोई एरिया एक से अधिक बार बोया जाता है तभी उसमें फसलों की गहनता आपको मिलेगी। यानी आपके पास जो आंकड़े दिए जाएं उनमें वास्तविक क्षेत्रफल की तुलना में क्रॉप्ड एरिया, कृषित क्षेत्रफल है, वो ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब वहां पर फसलों की दृष्टि से क्या है, गहनता है। जैसे आपको एक उदाहरण दे दिया कि भूमि की एक इकाई जिसका क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर है, उसमें विभिन्न मौसम के दौरान 30 हेक्टेयर भूमि पर फसलें उगाई गई, या कह दिया कि उसमें खरीफ के मौसम के दौरान 18 हेक्टेयर भूमि पर फसलें उगाई गई और रबी के दौरान उसमें 15 हेक्टेयर भूमि पर फसलें उगाई गई। तो इसमें आपको फसल गहनता मिलती है या विरलता मिलती है, ये एग्जाम्पल देखना है। तो टोटल एरिया कितना था, 20 हेक्टेयर। हमने दोनों मौसम का जोड़ा तो हमारे क्रॉप्ड एरिया कितना आ रहा है, 33 हेक्टेयर। तो वास्तविक से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब किसी जमीन को हमने एक से ज्यादा बार उगाया है। आप किसी एक वर्ष में यदि फसलें कम अवधि वाली हैं तो हो सकता है कि आप एक ही क्षेत्र को 3 बार भी बुआई कर लें, वरना सामान्यतः 2 सीजन के अकॉर्डिंग 2 बार तो बुआई किया जा सकता है। यदि दोनों सीजन आर्द्र मौसम वाली हैं तब आपको फसल गहनता अधिक मिलेगी। एक सीजन है वो आर्द्र मौसम वाली है और एक शुष्क मौसम वाली है, तो आपको फसल गहनता फिर ज्यादा मिलने की संभावना नहीं है। अगर वहां सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है तो आपको फिर फसल सघनता, ये गहनता ज्यादा मिल सकती है। तो गहनता एक दृष्टि से देखा जाए तो कृषि में किए जाने वाला जो निवेश है उससे प्रभावित होती है। मान लो आपके पास सिंचाई की सुविधा है ही नहीं, आपके पास जो कृषि जोत है उसमें सिंचाई का कोई विकल्प नहीं है, ना कोई कुआं नलकूप है और ना कोई नहर की व्यवस्था है, और आप जिस एरिया में रहते हैं उसकी जलवायु के अनुसार एक मौसम आर्द्र है और एक मौसम शुष्क, तो आप चाहते हुए भी फसल गहनता नहीं कर सकते हो। यदि दोनों मौसम या साल भर आर्द्र मौसम है और फसल उत्पादन हेतु उपयुक्त है तब आप फसल गहनता का उदाहरण वहां ले सकते हो। या अगर दोनों मौसम एक जैसे भी नहीं है, आर्द्र भी नहीं है, एक आर्द्र है एक शुष्क है, ऐसी स्थिति में यदि आपके पास सिंचाई के साधनों का विकास है तो वहां पर आप फसलों की गहनता देख सकते हो। तो इस बात को यदि देखा जाए तो मूल रूप से ये अपने दिमाग में कंसेप्ट बैठाना ही सबसे बड़ी बात है कि फसल गहनता क्या है। हम इसको ठीक वैसे ही परिभाषित कर सकते हैं जनसंख्या की गहनता से या लोगों के आवास की गहनता से। ठीक उसी प्रकार से कह सकते हैं जैसे आपने भूमि की एक इकाई पर एक मकान बनाया, उसके ऊपर एक आपने फ्लोर और बना दी, एक और बना दी, तो उसी इकाई का आपने कई बार प्रयोग किया वर्टिकल। ठीक इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपने जमीन के ऊपर एक बार फसल बोई, उसको काट लिया, फिर दोबारा बोई, उसको काट लिया, फिर दोबारा बोई। बात यहां पर एक वर्ष की हो रही है, ऐसे नहीं कि एक जमीन पर आपने कई बार बोई हो तो हर साल फसल बोई ही जाती है। तो किसी एक ही वर्ष के दौरान यदि किसी क्षेत्र में एक से अधिक बार फसलें ली जाती है तो वहां पर आपको फसल गहनता देखने को मिलेगी। ये प्रभावित किन चीजों से होती है? तो प्रभावित करने वाली चीजें सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, ऐसी चीजों से प्रभावित होती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी स्थान पर नेट सोन एरिया कितना है। नेट का मतलब है शुद्ध, शुद्ध का मतलब है उसमें से जो एक्स्ट्रा है उसको हम घटाकर बात कर रहे हैं। यदि किसी एक ही वर्ष में किसी व्यक्ति ने साल के विभिन्न मौसमों में फसलें लेते हुए कुल 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कृषि की, तो कोई जरूरी नहीं कि उसका जो शुद्ध खेत का जोत है वो 50 हेक्टेयर हो ही,
उसके पास नेट लैंड कितनी है, उसमें से उसने बोया कितना है, वो है नेट सोन एरिया। तो अगर एक ही क्षेत्र को एक बार से अधिक बार बोया गया तो कृषित क्षेत्र तो आ गया ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, और उस ग्रोस क्रॉप्ड एरिया का हमें नेट सोन एरिया से या नेट क्रॉप्ड एरिया से अनुपात देखना है। तो कुल तो फसल कितने एरिया पर ली गई और फसल लेने के लिए आपके पास एक्चुअल में क्षेत्र था कितना, तो यह अनुपात प्रदर्शित करेगा और इसको हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है, उसमें नेट सोन एरिया का भाग देकर इसको ज्ञात किया जा सकता है प्रतिशत के रूप में। मान लीजिए आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 40 हेक्टेयर है और आपके पास जो बोया गया क्षेत्र है, चाहे खेत तो कितना भी हो, लेकिन उसमें से जितने एरिया पर आपने बुआई की वो 30 हेक्टेयर था, तो आपकी कृषि की इसकी फसल की गहनता कितनी होगी, 40/30 × 100। इस तरीके से गहनता निकाली जाती है। अलग अलग विद्वानों ने इसके लिए अलग अलग तरीके के सूत्रों का प्रयोग किया, लेकिन सब में लगभग बात यही आएगी कि कितने एरिया को आपने फसलों के अंतर्गत लिया अलग अलग मौसमों के दौरान, और वास्तव में फसल के अंतर्गत आने लायक आपके पास क्षेत्र था कितना, यह फसल गहनता है। हम इसके संदर्भ में देखें तो कई विद्वानों ने अपने इसके बारे में मत दिए हैं भारत में भी फसल गहनता निकालने के लिए, जिनमें से त्रिपाठी है, जसवीर सिंह है, और भारत सरकार का जो कृषि निदेशालय है उसके द्वारा भी एक तरीका दिया गया। तो पहले तो हम इसको केवल परिभाषित करना चाहेंगे कि फसल गहनता है क्या। तो इसका सीधा सीधा आशय है कि एक फसली वर्ष में हम एक निश्चित जो अवधि है वर्ष की, उसके दौरान कितनी बार फसलें ले सकते हैं, वो वहां की फसल गहनता कहलाती है। तो पहले तो परिभाषा लिख लीजिए। किसी निश्चित क्षेत्र पर एक वर्ष में कितनी बार फसलें पैदा की जाती हैं, एक वर्ष में कितनी बार फसलें पैदा की जाती हैं, फसलों की यही आवृत्ति उस क्षेत्र विशेष की फसल गहनता कहलाती है। क्षेत्र विशेष की फसल गहनता कहलाती है। आगे लिखिए। यह एक प्रकार से किसी क्षेत्र में शुद्ध बोए गए क्षेत्र या हम कह दें क्या, नेट सोन एरिया, शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा सकल कृषित क्षेत्र कृषित क्षेत्र का अनुपात है।
सकल कृषित क्षेत्र यानी टोटल क्रॉप्ड एरिया क्या है, या ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है। तो आपने क्रॉप कितने एरिया पर बुआई की, और चाहे एक बार से अधिक बो लिया हो, लेकिन वो एरिया आपके पास है कितना, इन्हीं का अनुपात कहलाता है क्या, फसल गहनता या क्रॉप इंटेंसिटी। अब यदि शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल नेट सोन एरिया की तुलना में ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ज्यादा है, तो वहां फसल की गहनता हमें मिलती है। वही फसल गहनता का परिचायक है। लिखिए, यदि शुद्ध बोए गए क्षेत्र की तुलना में शुद्ध बोए गए क्षेत्र की तुलना में सकल कृषित क्षेत्र अधिक है, तो यह फसल गहनता क्रम का परिचायक है। फसल गहनता क्रम का परिचायक है। जैसे हम मान लें हमें इस एरिया के बारे में ऐसे आंकड़े लेने हैं। इस एरिया के हम भूमि उपयोग की यदि बात करें तो मान लीजिए कुछ एरिया पर तो आपने कृषि कार्य किया ही नहीं, ये तो ऐसा मान लें कि वन क्षेत्र था, तो आपने इधर तो खेती की नहीं। दूसरा, ये जो एरिया था इसको हमने ऐसा मान लो कि परती भूमि के रूप में छोड़ दिया। कुछ जमीन ऐसी थी जो हमारे उपयोगी थी ही नहीं, तो उसको हमने बंजर कह दिया। ये तो टोटल एरिया की बात होगी, लेकिन ये सारा तो हमने बुआई के काम ही नहीं लिया है, तो ये सोन एरिया की श्रेणी में नहीं आएगा। अब टोटल लैंड के अनुपात में जो सोन एरिया है या बोया गया क्षेत्र है वो कम हो सकता है, क्योंकि सारी की सारी जमीन उपजाऊ नहीं होती है, कुछ बंजर हो सकती है, कुछ गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त हो सकती है। इतना एरिया है, मान लीजिए हमने इसका प्रयोग किया और इस एरिया में हमने देखा कि इतनी दूरी में तो हमने खरीफ के मौसम में मक्का की बुआई कर दी, मान लो। और इस सारे एरिया में हमने खरीफ के दौरान ही ऐसे मान लें कि बाजरा की बुआई कर दी। मक्का की हमने जो बुआई की वो ऐसा मान लीजिए कि 20 हेक्टेयर में है, और बाजरा की बुआई हमने मान लो कितने में, 30 हेक्टेयर में की। फिर रबी के मौसम के दौरान हमने इस एरिया में गेहूं की बुआई कर दी। और ये मान लीजिए हमने 15 हेक्टेयर में की। और यहां ये कुछ क्षेत्र था जिसमें हमने
रबी के मौसम के दौरान चना की बुआई कर दी, और ये कह दें ये है कितना, 10 हेक्टेयर। कुल मिलाकर हमने जितनी जमीन पर बुआई की वो पूरी अगर देखी जाए तो हमने खरीफ में तो उसका पूरी का उपयोग कर लिया था, रबी में हमने पूरी का उपयोग नहीं किया। खरीफ में हमने कुल भूमि 50 हेक्टेयर में खेती की थी और रबी के मौसम के दौरान उसमें से 25 हेक्टेयर पर और बुआई कर दी। तो आपका जो नेट शॉन एरिया है वो तो है कितना, 50 हेक्टेयर, और जो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया है वो खरीफ के दौरान 50 था और रबी के दौरान है कितना, 25। तो ऐसी स्थिति में आपकी गहनता यदि देखी जाए तो 75/50 इंटू 100%, तो हम बात करें कितनी होती है, 150% हमें गहनता मिलती है। तो गहन फसल क्रम का ये परिचायक हुआ। और मान लीजिए हमने दूसरे मौसम में यहां पर कोई फसल बोई ही नहीं होती, तो हमारा क्रॉप्ड एरिया भी, ग्रोस भी कितना, 50 होता और नेट सोन एरिया भी कितना हो सकता था, 50 होता। तो ऐसी स्थिति में ये आपको 100 से ज्यादा नहीं मिलता। अगर ये आपको 100 से अधिक मिलता है, या हम इसको 1 के अनुपात में व्यक्त करें तो 1 से अधिक मिलता है, तो वो गहन फसल क्रम का सूचक है। आपको हो सकता है कि इस तरीके की कुछ मान देकर ये पूछ लें कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक गहन फसल क्रम का सूचक है, कुछ परसेंटेज दे दें, तो ये 1 से ऊपर या कम से कम 100 से ऊपर तो ये बात होनी ही चाहिए। त्रिपाठी ने इस इंटेंसिटी को निकालने के लिए ठीक इसी प्रकार के सूत्र का प्रयोग किया है। त्रिपाठी के अनुसार क्रॉप इंटेंसिटी होगी ग्रोस क्रॉप्ड एरिया बटे नेट शॉन एरिया इंटू 100। लिखिए, त्रिपाठी ने फसल गहनता हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया है। निम्न सूत्र का प्रयोग किया है। लिख लीजिए, I बराबर G बट्टे N इंटू 100। I है इंटेंसिटी, G है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, और N है नेट शॉन एरिया। तो ये मान यदि आपको 100 से अधिक प्राप्त होता है तो वो गहन फसल का सूचक है। भारत सरकार के कृषि निदेशालय की यदि हम बात करें, भारत सरकार के कृषि निदेशालय ने फसल गहनता हेतु जिस सूत्र का प्रयोग किया है वो क्रॉपिंग इंटेंसिटी बराबर सिग्मा ए आई
जे अपॉन एन जे बटे सिग्मा ए आई ओ अपॉन एन ओ। यहां देखिए ए आई जे का मतलब है एरिया क्रॉप्ड अंडर आई क्रॉप इन जे ईयर, और एन जे का मतलब है नेट शॉन एरिया इन जे ईयर। यानी कोई किसी जे वर्ष में आई फसल के अंतर्गत कितना एरिया है और उस वर्ष कुल बोया गया क्षेत्र कितना है। ठीक इसका अनुपात उसने देखा है किसके साथ में, एरिया एरिया क्रॉप्ड अंडर आई क्रॉप इन बेस ईयर, किसी आधार वर्ष में उसके अंतर्गत कितना था, और एनओ नेट शॉन एरिया इन बेस ईयर। तो देखिए किसी आई फसल के अंतर्गत किसी विशेष वर्ष में कितना क्षेत्रफल है और उस विशेष वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना है। उस फसल के अंतर्गत आधार वर्ष में कितना क्षेत्रफल बोया गया था और उस आधार वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना था। इसके अनुपात के आधार पर भारत सरकार के कृषि निदेशालय ने फसल गहनता को ज्ञात किया। तो वैसे इनका जो मतलब है उससे ये बात समझ में आ जाती है कि हमें एक तो बात करनी है किसी वर्ष विशेष की, जैसे मान लीजिए इस वर्ष में इस फसल के अंतर्गत कितना एरिया है और इस वर्ष टोटल सोन एरिया यानी बोया गया क्षेत्रफल कितना है, और आधार वर्ष में इस फसल के अंतर्गत कितना क्षेत्र था और आधार वर्ष में पूरा बोया गया क्षेत्रफल कितना था। इनका अनुपात व्यक्त किया है और उसके आधार पर फसल गहनता व्यक्त की है भारत सरकार के कृषि निदेशालय। लिखिए भारत सरकार के कृषि निदेशालय ने फसल गहनता हेतु निम्न सूत्र प्रयुक्त किया है। लिखे क्रॉपिंग इंटेंसिटी बराबर सिग्मा ए आई जे बटे एन जे बटे सिग्मा ए आई ओ अपॉन एन ओ इंटू 100। ए का मतलब है किसी फसल के अंतर्गत एरिया और एन का मतलब है नेट सोन एरिया। जे का मतलब है किसी वर्ष विशेष की बात कर रहे हैं, जे वर्ष की, और ओ का मतलब है आधार वर्ष यानी बेस ईयर, और आई यहां पर किसका सूचक है, किसी फसल के प्रकार का सूचक है। तो ए आई जे का मतलब है कि आई फसल के अंतर्गत जे वर्ष में कितना क्षेत्रफल है, एरिया क्रॉप्ड अंडर आई क्रॉप इन जे ईयर।
और NJ का मतलब है नेट सोन एरिया इन जे ईयर। लिख लिया। इसके अलावा जसवीर सिंह की बात करें तो उसने फसल गहनता को भूमि क्षमता से संबंधित किया है। उसका ऐसा मानना है कि जिस भूमि में क्षमता ज्यादा होगी उसी की फसल गहनता ज्यादा होगी, यानी जो ज्यादा उर्वर है उसी को एक बार से अधिक बोया जा सकता है। तो भूमि की उर्वरता या भूमि की क्षमता और उस पर फसल गहनता, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि भूमि की क्षमता कम है तो वहां पर फसल गहनता भी कम होगी, और यदि भूमि की क्षमता अधिक है तो वहां पर फसल की गहनता भी अधिक होगी। बाकी फसल गहनता ज्ञात करने हेतु इसी बात का प्रयोग उन्होंने किया है कि फसलों के अंतर्गत कुल लिया गया क्षेत्रफल कितना था और टोटल बोया गया क्षेत्रफल कितना था, इसके अनुपात के आधार पर ही ज्ञात किया जाता है। लिखिए अगला। जसवीर सिंह ने फसल गहनता के स्थान पर भूमि उपयोग क्षमता शब्द का प्रयोग किया है। भूमि उपयोग क्षमता शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात जो भूमि जितनी ज्यादा उर्वर या क्षमतावान होगी उस पर फसलों की आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। अतः भूमि क्षमता व फसल गहनता एक दूसरे के पूरक हैं। यदि फसलें मिश्रित रूप से बोई जाती हैं तब हमें भूमि उपयोग क्षमता या फसल गहनता ही याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है ज्ञात करने में, क्योंकि अगर फसलों को मिश्रित रूप से बोया गया है, ऐसी स्थिति में किस फसल के अंतर्गत उस क्षेत्र को गिना जाए, यह समस्या हो जाती है। तो कुछ फसलें मिश्रित रूप में बोई जाती हैं। इकहरी बुआई पद्धति यदि हो तो उसमें केवल एक ही फसल हम बोते हैं, तब तो उसका एरिया हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाता है, और उसके ऊपर दोबारा यदि कृषि की गई किसी दूसरी फसल के दौरान तो हम उसका अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। मिश्रण की स्थिति में इसको ज्ञात करना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है। गहनता ज्ञात करने के लिए इसने भी सूत्र वैसा ही प्रयोग किया है। हम इसको यदि सूत्र को फसल गहनता को शब्दों के रूप में प्रयोग करें तो सकल कृषित क्षेत्र बटे कुल बोया गया क्षेत्र गुणा 100। इसके अलावा यदि किसी जमीन पर हमें पोटेंशियल देखनी है कि किसी जमीन पर आप कितनी और ज्यादा फसलों का उत्पादन कर सकते हो, तो ये हमें देखने के लिए वहां का जो नेट सोन एरिया है
उसमें से उस एरिया को घटाना है जिस पर आपने उसी फसली वर्ष में दूसरी बार खेती कर ली है। उसको यदि हम घटाएंगे तो जो बचा हुआ क्षेत्र है उसके ऊपर और ज्यादा कृषि यानी उसी फसली वर्ष में दूसरे मौसम के दौरान की जा सकती है। इस तरीके से तो हम ज्ञात कर सकते हैं, क्या पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में यदि 2 मौसम आपको फसली वर्ष के मिलते हैं और उनमें यदि पूरे बोए गए क्षेत्रफल को दोनों मौसम में पूरा काम में लिया जाए तो आपकी फसल गहनता कितनी आ सकती है? दुगुनी, यानी 200% तक आ सकती है। तो आप कुल बोए गए क्षेत्रफल में से वो क्षेत्रफल घटा दो जिसके ऊपर आपने एक बार से ज्यादा क्रॉप पैदा की है। तो बचा हुआ जो क्षेत्र है उस पर आपने केवल एक ही बार क्रॉप उत्पन्न की है, तो उसके ऊपर आप एक बार क्रॉप और उत्पन्न कर सकते हो, यानी उसमें उतनी पोटेंशियल और आपको देखने को मिलती है। तो गहनता निकालने हेतु जो सूत्र प्रयुक्त किया है वो लिख लीजिए। फसल गहनता बराबर सकल कृषित क्षेत्र बटे कुल बोया गया क्षेत्र गुणा 100। यदि हमें यह सकल कृषित क्षेत्र ज्ञात करना होता है कि आपको कोई पूछे कि सकल कृषि क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, सकल कृषित क्षेत्र या हम कहते हैं टोटल एरिया, ये कैसे ज्ञात करते हैं? तो जो नेट सोन एरिया है उसमें हमें जोड़ना है क्या? एडिशनल क्रॉप्ड एरिया। यानी आपके पास 10 हेक्टेयर जमीन थी और आपने 2 हेक्टेयर पर दोबारा खेती कर ली, तो आपका जो कुल कृषित क्षेत्रफल कितना हो गया? 10 और 2 12 हो गया। तो कुल कृषित क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? नेट सोन एरिया प्लस एडिशनल क्रॉप्ड एरिया। और यदि हमें पोटेंशियल देखना है कि कितनी और जमीन पर संभावित आपके पास क्षमता है, तो नेट सोन एरिया में से हम उस एरिया को निकालेंगे जो क्रॉप्ड मोर देन वंस, जो एक से ज्यादा बार बोया गया है, उसको हम निकाल दें तो बचा हुआ क्षेत्र वो आएगा जो केवल एक ही बार बोया गया है, यानी उतने क्षेत्र पर आप और ज्यादा खेती कर सकते हो। तो वो वहां पर बचा हुआ पोटेंशियल है। लिखिए सकल कृषित क्षेत्र T बराबर सकल कृषित क्षेत्र T बराबर N प्लस AC यहां N क्या है? कुल बोया गया क्षेत्र। N बराबर तो है नेट सोन एरिया। या हम कह दें कुल बोया गया क्षेत्र और AC है एडिशनल क्रॉप्ड एरिया। या हम कह दें अतिरिक्त कृषित क्षेत्र। अतिरिक्त कृषित क्षेत्र। अब यदि आपको यह पूछा जाए कि किसी स्थान पर फसल गहनता की पॉसिबिलिटीज ज्ञात करने का तरीका क्या है, तो हम पॉसिबिलिटी ज्ञात कर सकते हैं। जितना बोया गया क्षेत्रफल है उसमें से हम उस क्षेत्र को घटा दें जो कि एक से अधिक बार बोया गया है।
तो बचा हुआ क्षेत्र एक ही बार बोया गया होगा। ऐसी स्थिति में P का मतलब तो क्या है, कल्टिवेटेड लैंड ऑन विच एडिशनल क्रॉप पॉसिबल, यानी कृषित क्षेत्र जिस पर अतिरिक्त फसल उत्पादन की संभावना है। कृषित क्षेत्र जिस पर अतिरिक्त फसल उत्पादन की संभावना है। अब ये संभावना कैसे निकालेंगे हम, जो कुल बोया गया क्षेत्रफल है, नेट सोन एरिया या कह दें जिसको आप शुद्ध कह दें, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। इस शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से हमें माइनस करना है किसको, वो एरिया को जो एक बार से अधिक बोया गया। तो पॉसिबिलिटीज किसी एरिया में फसल गहनता की कितनी है उसे ज्ञात करने का मतलब कि आप कुल बोए गए क्षेत्रफल में से जो भी आपने डबल जिस एरिया पर बुआई की है, एक बार से अधिक की है, उसको घटा दें। यदि आपके पास 20 हेक्टेयर जमीन है जिसके ऊपर आपने एक फसली वर्ष के दौरान कृषि की थी, वो आपका नेट सोन एरिया है, और आपने दूसरे मौसम में उस पर कोई भी फसल नहीं ली, यानी एक बार से अधिक कृषित क्षेत्र आपका क्या है, 0 है। तो हम नेट सोन एरिया में से 0 घटाएंगे तो हमारे पास फसल गहनता की पॉसिबिलिटीज कितनी आ जाएगी, उतनी आ जाएगी जितना आपका नेट सोन एरिया। जैसे 20 हेक्टेयर जमीन है, एक बार ही बुआई की है, तो आपके पास पॉसिबिलिटीज और कितनी है, 20 हेक्टेयर की आपके पास और पड़ी है, फसल गहनता के रूप में और पड़ी है। तो लिखिए फसल गहनता की संभावना को ज्ञात करने हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया है। P बराबर N माइनस CMTO। P का मतलब तो है कितनी पॉसिबिलिटीज है वो, यानी कृषित क्षेत्र जिस पर अतिरिक्त फसल उत्पादन की संभावना है। तो देखिए फसल गहनता एक एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का नॉर्मल सा कंसेप्ट है जो ये बताता है कि आप किसी एरिया को कितनी बार अलग अलग फसलों के मौसम के दौरान बुआई कर सकते हैं। उसमें यदि आप एक से अधिक बार किसी एरिया को बो सकते हैं, कुल बोए गए क्षेत्रफल में एक बार से अधिक यदि आप कृषि कर सकते हैं, एक बार से अधिक फसलें ले सकते हैं, तो उस जगह आपको फसलों की गहनता देखने को मिलेगी। और यदि आप केवल एक वर्ष में एक बार ही उस क्षेत्र में ऐसा कर पाते हैं तो वहां पर गहनता का जो सूचकांक है वो काफी नीचा होगा।
किसी क्षेत्र में गहनता की संभावना कितनी है, ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना एरिया बोया है और उसमें से डबल टाइम किसको काम में लिया है। यदि पूरे में आपने दोनों मौसम में और दोनों फसलें ले ली हैं, तब तो आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं 0। और आपने केवल एक ही बार फसल ली है और दूसरी बार आपने बिल्कुल भी उस एरिया को काम में नहीं लिया है, यानी एक बार से अधिक उसको क्रॉप्ड आपने नहीं किया, तब आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं कितनी, 100% और है। लेकिन ये डिपेंड करेगा वहां की जलवायु पर, आपके किए जाने वाले निवेश की मात्रा पर, जो कि सिंचाई, उर्वरक, इन सब के रूप में किया जा सकता है। तो ये बात हुई एक सिंपल से कंसेप्ट कृषि क्षेत्र में फसल गहनता की, क्रॉप इंटेंसिटी की। अब 2 कंसेप्ट और हैं जो एक दूसरे के वैसे विपरीत भी आप कह सकते हैं। एक तो है फसल का सांद्रण, कंसंट्रेशन, और एक है फसल की विविधता यानी डाइवर्सिटी। सांद्रण का तो मतलब है कि एक जैसी किसी वस्तु का या एक जैसी मात्रा का एक साथ बार बार पाया जाना, और विविधता का मतलब है अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का एक साथ पाया जाना। यदि किसी एरिया में एक ही फसल बोई जा रही है तो वहां उस फसल का क्या है, सांद्रण है, सकेंद्रण है, सांद्रण है। और यदि उसी एरिया में बहुत सारे प्रकार की फसलें बोई जा रही हैं तो उसमें क्या है, विविधता है। ये 2 कंसेप्ट हैं, छोटी छोटी बातें हैं। आपको पूछा जा सकता है कि फसल सांद्रण क्या होता है और फसल विविधता क्या होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं फसल सांद्रण की। फसल सांद्रण का अर्थ है किसी फसल का किसी एरिया में घनत्व कैसा है। यदि बार बार एक ही फसल ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है तो उसका सांद्रण है, और बहुत सारी प्रकार की पाई जा रही है तो उसका सांद्रण नहीं है, फिर उसकी क्या है, विविधता है। इसको अलग अलग विद्वानों ने अपने सूत्रों के रूप में प्रयुक्त किया है, जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में किसी फसल के अंतर्गत क्षेत्र कितना है और उस एरिया में टोटल कृषित क्षेत्रफल कितना है। जैसे मान लो कि आपने एक फसल का एग्जाम्पल लिया चावल, कि इस एरिया में 500 हेक्टेयर पर चावल बोया गया, और यहां बोया गया क्षेत्र सभी फसलों को मिलाकर मान लीजिए 550 हेक्टेयर था। तो 550 हेक्टेयर में से आपने 500 हेक्टेयर पर चावल बोया है, इसका मतलब इस फसल का क्या है, सांद्रण है, कंसंट्रेशन है। और यदि हमें ये आंकड़ा मिले कि हमने इस एरिया में 50 हेक्टेयर पर चावल बोया और पूरे एरिया में हमने यहां पर जो कृषि की वो था 5000 हेक्टेयर, तो उसके मुकाबले इस फसल का सांद्रण तो नहीं है। किसी दूसरी का हो सकता है लेकिन इसका तो नहीं है। तो कोई फसल कितनी कंसंट्रेशन से या कितनी घनत्व के रूप में या कितनी सघनता से किसी एरिया में पाई जाती है, ये डिपेंड करेगा कि उस फसल के अंतर्गत क्षेत्र कितना है और उस एरिया में सभी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है। तब पता चलेगा कि उस क्रॉप की कंसंट्रेशन कैसी है। यदि उस एरिया में सभी फसलों के अंतर्गत जो क्रॉप्ड एरिया है उसमें से उस फसल का क्रॉप्ड एरिया काफी ज्यादा आ रहा है, तब तो उसकी कंसंट्रेशन है, और कम आ रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन नहीं है। पूरे देश भर के संदर्भ में ये बात करें तो पूरे देश में उसका जो क्षेत्र है वो कितना है और पूरे देश में वैसी फसलों का क्षेत्र कितना है, इसके अनुपात में हम ज्ञात करें तो किसी फसल का पूरे देश के संदर्भ में हमें कंसंट्रेशन या सांद्रण ज्ञात हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए आपने ये आंकड़े किसी एक जिले के लिए, तो उस जिले में मान लीजिए कि वो फसल उगाई जा रही हो बड़े पैमाने पर, उसमें जितना एरिया था कल्टीवेटेड एरिया उसमें वही वो फसल उगाई जा रही है, तो उस एरिया के हिसाब से आपने निकाला तब तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा मिल गया आपको। लेकिन बाकी देश में कहीं पर वो फसल बोई ही नहीं जा रही, तो उस क्षेत्र विशेष के लिए तो उसका सांद्रण है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरे देश के लिए ही उस फसल का सांद्रण है। तो ये कंसंट्रेशन किसी एरिया विशेष के लिए और संपूर्ण भौगोलिक इकाई के लिए
दोनों के लिए अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। तो पहली बात तो अगर आपको ये पूछ लें कि फसल सांद्रण क्या होता है, ऐसा प्रश्न आपको पूछा हुआ विविधता के संदर्भ में, सांद्रण के संदर्भ में, तो उसमें ऐसा लिख दिया जाए कि किसी एक ही फसल की अधिक आवर्ती या सघनता के संदर्भ में इसे प्रयुक्त किया जाता है, तब तो बात है सही। और विविध प्रकार की फसलों के उगाए जाने से संबंधित है, तब यह बात है क्या, गलत। तो पहले तो इसको हम इंट्रोडक्शन के रूप में लिख लेते हैं। लिखिए, किसी क्षेत्र में किसी फसल का सकेंद्रण या घनत्व कितना है, इसे फसल सांद्रण के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे फसल सांद्रण के रूप में व्यक्त किया जाता है। फसल सांद्रण ज्ञात करने हेतु जिन लोगों ने जो विधियां काम में ली, उनमें यदि हम फ्लोरेंस की बात करें तो फ्लोरेंस ने स्थिति लब्धि सिद्धांत दिया है। इसमें किसी विशेष फसल के अंतर्गत हमने कितना क्षेत्रफल लिया उस एरिया में, बटे उसी फसल के अंतर्गत पूरे देश के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल था, और हमने उस राज्य विशेष में फसलों के अंतर्गत कितना एरिया लिया, बटे पूरे देश के अंतर्गत उन फसलों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल था। जैसे मान लो हम राजस्थान की बात कर लें, तो राजस्थान में हमने किसी एक फसल का एग्जाम्पल ले लिया कि उस फसल के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है और राज्य में सभी फसलों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है। इस अनुपात को हमने डिवाइड किया किससे, राज्य की सभी फसलों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है बटे पूरे देश के अंतर्गत उन फसलों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है। इस सूत्र के रूप में उनको हमने परिभाषित किया। अब यदि हम इसको गुणा में बदलेंगे तो TN बटा TC लिखा जा सकता है। इस सूत्र के रूप में प्रयुक्त किया है किसने, फ्लोरेंस ने, कि किसी फसल के अंतर्गत आपने उस पर्टिकुलर भौगोलिक इकाई में कितना क्षेत्रफल लिया है और उस पर्टिकुलर भौगोलिक इकाई में सभी फसलों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे किससे,
उस पर्टिकुलर फसल के अंतर्गत पूरे देश में कितना क्षेत्रफल है, और उस भौगोलिक इकाई में बोई जाने वाली जो सभी फसलें हैं उनके अंतर्गत पूरे देश में कितना क्षेत्रफल है, उनसे हम डिवाइड करके अनुपात निकालेंगे। लिखिए, फसल सांद्रण की विधियां फसल सांद्रण की विधियां। पहली विधि लिखिए, फ्लोरेंस की स्थिति लब्धि विधि। सूत्र लिख लीजिए, EC बटे EN भाग TC बटे TN। तो फ्लोरेंस ने किसी एक फसल के अंतर्गत उस भौगोलिक इकाई में कितना क्षेत्रफल है उसको पूरे देश के अंतर्गत क्षेत्रफल से भाग दिया, और फिर इसको डिवाइड किया राज्य में या उस भौगोलिक इकाई में सभी फसलों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है और उन फसलों के अंतर्गत पूरे देश में कितना क्षेत्रफल है। तो यदि किसी क्षेत्र में आपको फसल का सांद्रण मिलता है तो इसका मतलब है कि मान लीजिए किसी एक्स फसल का उसी भौगोलिक इकाई में जो क्षेत्रफल मिला लगभग उतना ही पूरे देश में मिला, तो उस एरिया के लिए वो क्या है, कंसंट्रेशन है उसका सांद्रण है। और सभी फसलों के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो किसी एक फसल के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसके लगभग बराबर ही है। इसका मतलब वही फसल डोमिनेट कर रही है, वही आपको ज्यादा मात्रा में मिल रही है। और उन फसलों के अंतर्गत पूरे देश में क्षेत्रफल कितना है इसका अनुपात उसने देखा है। तो यदि किसी भौगोलिक इकाई में किसी पर्टिकुलर फसल का जो क्षेत्र है ये एरिया इसके लगभग बराबर आ रहा है और इसके भी लगभग बराबर आ रहा है, इसका मतलब वहां पर आपको फसल सांद्रण का अनुपात कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। उस भौगोलिक इकाई में उस फसल विशेष की सांद्रता ज्यादा है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। फ्लोरेंस के अलावा यदि हम बात करें तो इस विधि का प्रयोग चिशोल्म ने भी किया है। चिशोल्म ने इसे अंतर के आधार पर व्यक्त किया है, भाग के आधार पर व्यक्त नहीं किया है। इन्हीं आंकड़ों को उसने अंतर के आधार पर लिया है और यह कहा है कि इसका जो डिफरेंस है वो +1 to -1 ये आ सकता है। उच्च सांद्रण की स्थिति में आपको पॉजिटिव मान मिलेगा और निम्न सांद्रण की स्थिति में आपको नेगेटिव मान मिलेगा। अगर हमें किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जो फसल है बोई गई है, जो उसके अंतर्गत जो एरिया है उसका पूरे देश में भी लगभग वैसा ही एरिया हमें मिले, तब ये वैल्यू आपकी बड़ी आ जाएगी। और सभी फसलों के अंतर्गत जो एरिया है वो लगभग इसी फसल के लगभग ही आ जाए उस एरिया में, और पूरे देश में उन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र है वो ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में ये मान छोटा होगा, ये बड़ा होगा और आपकी जो वैल्यू है वो प्लस में ज्यादा चली जाएगी, 0 से आप प्लस की ओर चले जाओगे। अगर ऐसी स्थिति में ये मान बड़ा आता है और उस फसल का सांद्रण यदि उस फसल के अंतर्गत क्षेत्र कम है और उसी फसल के अंतर्गत पूरे देश में क्षेत्रफल ज्यादा है, तो ये मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और ये मान छोटा होगा और अगर ये बड़ा होगा तो ऐसी स्थिति में आपका जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। लिखिए, चिशोल्म ने उपरोक्त विधि का प्रयोग अंतर के आधार पर किया है। अंतर के आधार पर किया, सूत्र वही है लेकिन भाग का प्रयोग नहीं किया, किसका, अंतर का प्रयोग किया। लिखिए, यह है अंतर, +1 से -1 के बीच
-1 के बीच हो सकता है। जो किसी फसल के उच्च सांद्रण से लेकर निम्न सांद्रण को व्यक्त करता है। जो किसी फसल के उच्च सांद्रण से लेकर निम्न सांद्रण को व्यक्त करता है। फ्लोरेंस और चिसोल्म के अलावा भाटिया ने भी जो स्थिति लब्धि विधि ली है, कि किसी विशेष एरिया में उस फसल की लब्धि क्या है। तो ऐसी स्थिति में यदि हमें फसल सांद्रण ज्ञात करना है तो उसने आधार बनाया है, मान लीजिए कोई एक फसल है, उदाहरण ले हम ए फसल। ए फसल के अंतर्गत किसी क्षेत्रीय इकाई में क्षेत्रफल बट्टे उस क्षेत्रीय इकाई में सभी फसलों का क्षेत्रफल। तो किसी भौगोलिक इकाई में, जैसे आपने एक एरिया का चुनाव कर लिया किसी डिस्ट्रिक्ट का या किसी स्टेट का, तो उसमें कोई एक फसल है ए, उसके अंतर्गत एरिया कितना है, और उसी एरिया में जो बाकी सभी फसलें हैं उन सभी फसलों के अंतर्गत एरिया कितना है। इसका अनुपात उसने उसी फसल की सांद्रता को पूरे देश के संदर्भ में भी देखा कि ए फसल के अंतर्गत संपूर्ण देश में क्षेत्रफल बटे संपूर्ण देश में सभी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल। तो किसी भौगोलिक इकाई में किसी अक्ष फसल का कितना क्षेत्रफल है बट्टे उस भौगोलिक इकाई में बोई जाने वाली जो सभी फसलें हैं उनके अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है। इस अनुपात को इसने डिवाइड किया किससे, पूरे देश में उस फसल के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है और पूरे देश के अंतर्गत सभी फसलों के अंतर्गत कृषिगत क्षेत्र कितना है। यह सूत्र प्रयुक्त किया है किसने, भाटिया ने। लिखिए भाटिया की स्थिति लब्धि विधि। हाँ, उसने संकेतकों का प्रयोग कर लिया और इसने सीधा ऐसे लिख दिया। बाकी बातें वही है कि किसी फसल का आपको किसी भौगोलिक इकाई में क्षेत्रफल देखना है और पूरे देश से उसका अनुपात देखना है, और उस फसल के अंतर्गत पूरे देश में कितना एरिया है और पूरे देश में सभी फसलों के अंतर्गत एरिया कितना है,
इनका अनुपात देखना है। तो इससे किसी क्रॉप की जो कंसंट्रेशन है उसको पता चलेगा कि उस एरिया में वो डोमिनेट कर रही है या नहीं कर रही है। इस संबंध में जसवीर सिंह की यदि बात करें तो उसने फसल सांद्रता घातांक का प्रयोग किया है। फसल सांद्रता घातांक ये ज्ञात करने के लिए उसने इस सूत्र का प्रयोग किया है, जहां पर CI बराबर क्या है, सांद्रता घातांक PAC का तो मतलब है किसी फसल के अंतर्गत कृषित क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है, और उस फसल का समुच्चय कृषित क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है। यानी पूरा जो आपके पास कल्टीवेटेड एरिया है पूरे देश का, ऐसे हम मान लें संपूर्ण भौगोलिक इकाई का, उसमें आपको अनुपात किसका ज्ञात करना है, किसी कृषित क्षेत्रफल में किसी फसल का प्रतिशत कितना है। जैसे हमारे पास इस एरिया में कृषित क्षेत्रफल है 500 हेक्टेयर, और 500 हेक्टेयर में हमने 80% पर कोई अक्ष फसल है उसकी बुआई की है। तो इससे हमें अनुपात देखना है कि संपूर्ण जो एरिया है, जो मान लीजिए 1 लाख हेक्टेयर है, उसमें इस फसल के अंतर्गत प्रतिशत कितना आ रहा है, उससे हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे ए फसल के अंतर्गत कृषित क्षेत्रफल में प्रतिशत, और ये है ए फसल के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्रफल में प्रतिशत। लिखिए जसवीर सिंह का फसल सांद्रता घातांक। लिख लिया। तो चलो देखो, फसल गहनता के अंतर्गत तो हमने देखा कि किसी जमीन पर आपने फसल कितनी बार ली उससे पता चलता है, और फसल सकेंद्रण या सांद्रता का मतलब है कोई एक विशेष फसल उस कृषिगत एरिया में कितने बड़े पैमाने पर बोई जा रही है। यदि ज्यादातर वो है तो फसल का सकेंद्रण है, और यदि वो आपको संपूर्ण कृषिगत एरिया में उसका परसेंटेज कम मिल रहा है, इसका मतलब अन्य फसलों का होगा, और सभी का यदि कम कम ही मिल रहा है तब वहां पर विविधता है। किसी अक्ष फसल के अंतर्गत कम मिल गया लेकिन किसी वाई फसल के अंतर्गत ज्यादा मिल रहा है, तो अक्ष फसल की तो सांद्रता नहीं है लेकिन वाई फसल की हो जाएगी। लेकिन यदि सभी की कम है तब वहां पर सांद्रता किसी की भी आपको नहीं मिल रही है, वहां ज्यादा क्या है, विविधता है। अब ये विभिन्न फसलों में कंपटीशन की बात है, सांद्रण वाली जो बात है वो कंपटीशन की बात है कि कौन सी फसल को उगाने को प्राथमिकता दी जा रही है, और प्राथमिकता हम उसको देंगे जिसमें हम लाभ के मत पर ये सभी बातें काम करेंगी। तो ये जो फसल सांद्रता है ये भी आधारित किस पर है, आर्थिक लाभ के सिद्धांतों पर है। जितनी भी हम ये स्टैटिस्टिकल बातें कर रहे हैं इनका टारगेट कहीं ना कहीं क्या है कि ये एग्रीकल्चर में हमने जो इस तरीके के मॉडल लागू किए वो आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखकर ही किए कि लाभ कमाने के लिए ये सारे काम होंगे। तो ऐसी स्थिति में सांद्रण उस फसल का होगा जो आपको ज्यादा फायदा देने वाली होगी, और उसको हम निकालेंगे कैसे,
तो उसका हमें कृषिगत एरिया देखना है, उसका परसेंटेज देखना है, सभी फसलों से उसका अनुपात देखना है। यदि सभी फसलों के अनुपात में उसका एरिया ज्यादा आ रहा है तो उसका संकेंद्रण है, और उसका एरिया कम आ रहा है जो टोटल एरिया है उसकी तुलना में, तो उसका संकेंद्रण फिर नहीं है। तो ये तो है कंसेप्चुअल बात। बाकी इसके संदर्भ में फ्लोरेंस ने, चिशोल्म ने, आपके यहाँ पर भाटिया ने, जसवीर सिंह ने, इन्होंने अलग अलग लोगों ने कुछ विधियों का प्रयोग किया। ज्यादातर स्थिति लब्धि विधि और फसल सांद्रता सूचकांक, इन चीजों का इन्होंने प्रयोग किया है। फसल की जो विविधता है वो इससे अलग कंसेप्ट है, जिसमें एक से अधिक प्रकार की फसल बोए जाने से संबंधित है, तो उसकी हम कल बात करते हैं।